हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। आज इस वीडियो में मैं झारखंड बोर्ड के क्लास 12 का टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसमें मैथमेटिक्स के फर्स्ट मॉडल सेट का सॉल्यूशन बताऊंगा। इसी तरीके से प्रत्येक मॉडल सेट का मैं सॉल्यूशन वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। और ये वीडियो अगर पसंद आएगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट मॉडल सेट में सबसे पहला पेज में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ये इंस्ट्रक्शन क्या है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो टोटल 19 क्वेश्चन होगा जिसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला फर्स्ट सेक्शन जो है ए, इसमें से टोटल 7 क्वेश्चन है जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा और इसमें से 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से एनी 5 का जवाब देना है। कोई भी आप 5 का जवाब दे सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10 मार्क्स। फिर सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में भी 7 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 14 तक, और इस 7 में से कोई भी 5 का ही जवाब देना है। और यहाँ पर आपको मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन में 3 मार्क्स, यानी कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा 15 मार्क्स। उसके बाद फिर सेक्शन सी आता है। ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन मिलेगा इस सेक्शन में जिसमें से कोई भी 3 का ही जवाब देना है, और ये जो है वो 5 मार्क्स का होगा टोटल। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, टोटल 15, यानी कि ये 40 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। मॉडल सेट तो आपके हाथ में होगा ही, तो हम लोग एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए ये सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो भी मैं सॉल्यूशन यहाँ पर बताऊंगा सभी का पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लेते हैं। ये इंटीग्रल का सवाल है। सबसे पहले ये इंटीग्रल है क्या देख लीजिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 - 3 sin x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर है cos स्क्वायर x। इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ लिखना नहीं है। आप इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले दोनों में डिवाइड कर दीजिए। ये cos स्क्वायर x से दोनों में डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, और यहाँ पर -3 sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। ये दोनों में हम लोग डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद ये फॉर्मूला पर आ जाएगा। कैसे फॉर्मूला पर आएगा जरा देखिए। यहाँ पर सबसे पहले 2 तो यहाँ रहने दीजिए, और ये 1/cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, और -3 यहाँ पर आप लिख सकते हैं sin x/cos x को tan x, यहाँ sin x/cos x, और एक और cos x जो बचेगा उसको हम लोग sec x पहले लिख जाते हैं, sec x × tan x, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं। ये इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब टर्म बाय टर्म आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो 2 यहाँ पर रहने दीजिए। मैं थोड़ा सा इसको किनारे कर लेता हूँ, इसको छोटा भी कर दे रहा हूँ। आपके हाथ में क्वेश्चन तो होगा ही। तो 2 कांस्टेंट और sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है tan x। उसके बाद 3 कांस्टेंट और sec x × tan x का इंटीग्रल होता है sec x, और साथ में एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c ऐड कर देंगे। बस इतना ही काम करना है इसमें, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन आप ज़्यादा स्टेप को स्किप मत कीजिएगा, ये पूरा लिख दीजिएगा इस तरीके से। मैं एक ये जो आंसर भी बता रहा हूँ वो एक तरीके से आपके लिए मॉडल आंसर हो जाएगा। मॉडल सेट भी है और इसका सॉल्यूशन भी जो है वो मॉडल में एक बता रहा हूँ, एक सिंपल के रूप में पूरा डिटेल से लिख करके आप एग्जामिनेशन में भी ऐसा ही लिखिएगा। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये दिया हुआ है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है जरा समझिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx का होल स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर है प्लस 3d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर। यहाँ पर इसका ऑर्डर और डिग्री पूछा जा रहा है, क्या ऑर्डर और क्या डिग्री होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। आप जानते होंगे ऑर्डर और डिग्री अगर पढ़े हैं तो क्या होता है ऑर्डर और डिग्री। सबसे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी के पावर को कहते हैं डिग्री, और जितना ऑर्डर होता है उस डेरिवेटिव का उसको ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये इक्वेशन लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर में लिखिएगा ऑर्डर = 2। ऑर्डर 2 क्यों होगा, क्योंकि
ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पर, और ये देख रहे हैं आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो यही है, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। एंड डिग्री क्या होगा, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव होता है उसके पावर को कहते हैं, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसका पावर 1 है, तो इसीलिए इसका डिग्री 1 हो जाएगा। तो बस आपको बस इतना ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये शायद आपको दिख रहा होगा, अगर ये नहीं दिख रहा है तो आप अपना जो मॉडल सेट है उसको निकाल लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख जाते हैं वी हैव, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वी हैव ए इक्वल टू, वेक्टर ए है क्या, ये है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। यहाँ पर ये वेक्टर है, और बी वेक्टर क्या है मैं यहाँ पर ही लिख दे रहा हूँ। वेक्टर बी जो है वो है 2i कैप, यहाँ पर बी वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप है, ये है वेक्टर बी। निकालना है प्रोजेक्शन, क्या निकालना है देखिए। तो देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ, किसका प्रोजेक्शन निकालना, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ए का बी पर अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी। दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और मॉड ऑफ बी जिस पर निकालना है उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर देना है। तो देखिए अब ए डॉट बी, ए क्या है यहाँ पर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये है ए, आप ये लिख जाइए। फिर डॉट बी, बी लिख जाइए 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और b के मॉडुलस से डिवाइड करना है। तो b का मॉडुलस यानी कि वेक्टर b है यहाँ पर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, इसके मॉडुलस से यहाँ पर डिवाइड कर देना है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ और नीचे कर दे रहा हूँ। चलिए अब आगे देखिए क्या करना है। देखिए यहाँ पर मैं जो a और b वेक्टर लिखा हूँ उसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ये अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, ए बी को लिखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि आपको यहाँ पर दिखे सामने। अब देखिए ये क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट तो आप जानते होंगे, i का जो कोएफिशिएंट होता है, जैसे i का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है और यहाँ पर i का कोएफिशिएंट 2 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर j का जो कोएफिशिएंट है 3 और यहाँ पर जो j का कोएफिशिएंट है 2, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। और k का कोएफिशिएंट है 2 और यहाँ पर k का कोएफिशिएंट 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं i j k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम कर देते हैं, फिर उसका रूट अंडर ले लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर k का कोएफिशिएंट है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 6 8 हो गया, 8 प्लस 4 यहाँ पर आ रहा है 12, और नीचे क्या होगा 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 9 का रूट अंडर यानी कि ये हो जाएगा 3। तो इसका आंसर हो गया मॉडुलस प्रोजेक्शन जो है वो 4 के इक्वल आ गया। फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक बार मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मैं यहाँ पर ही इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 3 - 2 6 बी ए, यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। देखिए क्या है, a इक्वल टू, ये पोजीशन वेक्टर है, किसका पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, पॉइंट दिया हुआ है, शायद ये छोटा होगा तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 3, -2, 6, यही पॉइंट है। इसी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए के बराबर है, तो इसका मॉडुलस निकालना है इस वेक्टर का। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर से वेक्टर निकाल लीजिए, वेक्टर ए क्या होगा, तो पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 है, कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, तो 3 के साथ i लिखेंगे यहाँ पर, और फिर y कोऑर्डिनेट -2 है तो -2 लिखेंगे, और फिर j कैप,
फिर जेड कोऑर्डिनेट 6 है तो 6 लिखेंगे और के कैप। तो ये पोजीशन वेक्टर ऐसे ही लिखा जाता है। अगर कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसमें आई जे और के मल्टीप्लाई करके इसको अलजेब्रिक सम ले लेंगे तो यही पोजीशन वेक्टर हो गया। अब इसका मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस कैसे निकलेगा, इसका मॉडुलस तो मैं अभी बता रहा था एक वेक्टर के बारे में कैसे मॉडुलस निकलता है, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। तो आई का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर जे का जो कोएफिशिएंट है -2 का होल स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना आता है। देखिए ये तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 36, तो आ रहा है 49 और 49 का रूट अंडर आ जाएगा 7। तो इसका मैग्नीट्यूड निकल गया 7। एक पॉइंट दिया था, इसका पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए था और इसी का मैग्नीट्यूड निकालना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो 2 -1 -2 डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वी हैव, डायरेक्शन रेशियो को ए बी सी से डिनोट करते हैं। तो ए है 2 और फिर बी है, दूसरा डायरेक्शन रेशियो है -1 और तीसरा जो है सी इक्वल टू 3 डायरेक्शन रेशियो होता है। तो ये है -2। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो पढ़े होंगे तो डायरेक्शन रेशियो के ए बी सी से और डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन से डिनोट करते हैं। तो ए बी सी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ गिवन लाइन, जो गिवन लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन लाइन आर, सबसे पहला डायरेक्शन कोसाइन होता है ए डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला है ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर दूसरा डायरेक्शन कोसाइन एम जो होता है, ये तो एल हो गया, ये एम होता है, तो एम का वैल्यू होता है बी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और फिर सी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं समझाने के लिए इसको फॉर्मूला लिख दिया हूँ, जरूरी नहीं है कि आप ये फॉर्मूला लिखें, आप डायरेक्ट ए बी सी का वैल्यू यहाँ पर पुट करके लिख सकते हैं। तो देखिए अब ए बी सी का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू हम लोग को पता है, दैट इज, यहाँ पर लिखेंगे दैट इज ए का वैल्यू 2 है और डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख रहा हूँ। बी का वैल्यू है यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 4 + 1 + 4 आ जाएगा। यहाँ पर सी है, सी का वैल्यू है -2 और डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए का स्क्वायर करेंगे 4, बी का स्क्वायर करेंगे 1, सी का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। तो अब देख लीजिए फाइनली ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लेंगे, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या होता है कैलकुलेशन करने के बाद, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई ये 3 हो गया, 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया। यहाँ पर आ रहा है -1 डिवाइडेड बाई 3 और ये आ रहा है -2 डिवाइडेड बाई 3। तो बस 2-3 स्टेप में काम हो जा रहा है। तो ये हो गया 5 का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं 6 में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। 2 पॉइंट दिया हुआ है, जरा समझिए इस क्वेश्चन को। एक पॉइंट है यहाँ पर ए जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 2 -3, यहाँ पर 1 है 2 है -3 है। और एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 -2 1 और ये दोनों को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसका हम लोग को निकालना है। ये जो लाइन सेगमेंट होगा उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ये दोनों को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट का, ये जो ए और बी पॉइंट को हम लोग मिलाए हैं उसका लाइन सेगमेंट बना है, उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो इसका भी फॉर्मूला है, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, फिगर बनाने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए बता दिया हूँ फिगर। यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज, पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी आर क्या होगा x2 - x1, ये फॉर्मूला है। x2 - x1
y2 माइनस y1, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है लिखना, ये आपको डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। दैट इज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये ए बी दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियो निकालने का फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा x1 y1 z1, ये हो जाएगा x2 y2 z2। तो x2 माइनस x1 मतलब -1 यहाँ हो जाएगा x2 का वैल्यू -1 और फिर -1, फिर y2 माइनस y1 मतलब -2 और फिर z2 माइनस z1 1 माइनस हो जाएगा +3। तो ये आ गया आपका डायरेक्शन रेशियो -2 आ रहा है, -4 आ रहा है और ये आ रहा है 4। अब हम लोग डायरेक्शन जब रेशियो निकल गया है तो डायरेक्शन कोसाइन तो हम लोग निकाल सकते हैं। अभी मैं फॉर्मूला बताया हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो डायरेक्शन देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन लाइन या ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी आर। जब ये डायरेक्शन रेशियो पता है तो सबसे पहले लिखेंगे ए का वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय √(-2 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा, ये स्क्वायर आएगा, जस्ट 1 मिनट, हाँ, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आएगा ये। इसी तरीके से यहाँ पर b लिखा जाता है, तो b है -4 और डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर तो सेम रहता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है, तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। फिर यहाँ पर लिखते हैं c के जगह 4 और डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा आपका सेम चीज आएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब देख लीजिए ये क्या आ रहा है, दैट इज यहाँ पर हो जाएगा -2 और नीचे क्या हो रहा है, नीचे यहाँ पर हो जा रहा है 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 16 32 और 32 प्लस 4 36 आ जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6। यहाँ पर -4 और यहाँ नीचे तो वही आएगा सेम चीज 6 और यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज, आप फिर से लिख सकते हैं यहाँ पर इसको डिवाइड करके -1/3 आया, ये -1/3 और दूसरा आ रहा है -2/3, ये हो जाएगा -2/3 और तीसरा आ रहा है 2/3, ये यहाँ पर भी माइनस आएगा, -2/3 और यहाँ पर आएगा 2/3। तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन लाइन सेगमेंट ए बी का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 7 नंबर लास्ट ऑब्जेक्टिव है ये। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है देख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन आप लोग के हाथ में भी होगा। तो ये देखिए, ए का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है और ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। निकालना है पी ए बाई बी और फिर पी बी बाई ए। तो ये फॉर्मूला ही होता है, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे। पी ए बाई बी ये निकालने का फॉर्मूला होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी, ये फॉर्मूला है। और यहाँ पर आपको ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी है 4/13 और बी का भी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, बी का प्रोबेबिलिटी है 9/13। तो 13 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/9, बस इतना ही काम करना है। फिर पी बी बाई ए कैसे निकालेंगे? पी बी बाई ए निकालने का भी फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, ये यही रहेगा। बी इंटरसेक्शन ए लिखे या ए इंटरसेक्शन बी लिखे, दोनों तो सेम होता है। तो यहाँ पर बी इंटरसेक्शन ए नहीं लिख करके ए इंटरसेक्शन बी और जो नीचे होता है उसी का डिवाइड करते हैं, यहाँ पर ए का प्रोबेबिलिटी को डिवाइड कर देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी क्या है ये तो हम लोग को पता है, ये है 4/13 और फिर पी ए पता है, पी ए का वैल्यू है 7/13। तो 13 कैंसिल हो जाएगा, ये 4/7 हो जाएगा। बस ये दो काम करना है, 2 नंबर का है तो 1 नंबर इसमें 1 नंबर इसमें मिल जाएगा आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, जो शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं। वो तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग 8 नंबर से लेकर के 14 तक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है cos x⁴ का इंटीग्रल निकालना है। तो देखिए ये कैसे निकालते हैं हम लोग, cos x⁴, यहाँ पर इंटीग्रल निकालना है cos x⁴ का। सबसे पहले एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा,
कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस 2x। आप जानते हैं कि ये पावर जो है उसको हटा करके मल्टीपल एंगल में हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है। इसको हम लोग लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख जाते हैं पावर 4 है। तो देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा पावर। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, वो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ 1/2 1 प्लस कॉस 2x और इसका होल स्क्वायर। ये तो कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू हो गया और फिर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर लेंगे, तो होल स्क्वायर में एक्सपेंड करने पर क्या आएगा, 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा और ये होल स्क्वायर में एक्सपेंड करते हैं तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2x और प्लस कॉस स्क्वायर सॉरी यहाँ 2 कॉस 2x हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ होगा कॉस स्क्वायर 2x। अब फिर से हम लोग सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कॉस स्क्वायर 2x है तो इसमें यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ जो एंगल होता है उसका डबल हो जाता है, तो यहाँ एंगल 2x है तो उसका डबल हो जाएगा, 4x हो जाएगा। मैं इसको हटा दे रहा हूँ। देखिए ये 1/4 कांस्टेंट को तो हम लोग बाहर कर सकते हैं, यहाँ पर 1 रहने दीजिए, यहाँ 2 cos 2x ज्यों का त्यों और cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला फिर से 1/2 1 प्लस cos 4x हो जाएगा ये। अब इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर इसी चीज़ को इंटीग्रेट करना है। देखिए अब ये क्या होगा, 1/4 यहाँ पर ज्यों का त्यों 1 छोड़ देते हैं, 1 और प्लस 1/2 ये मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पर 1 है और ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 प्लस 1 3/2 और यहाँ पर 2 cos 2x यहाँ पर और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 cos 4x हो जाएगा। ये आ गया। अब तो आसानी से हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आगे देखिए 1/4 इसका इंटीग्रल 3/2 तो कांस्टेंट है और 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x प्लस 2 कांस्टेंट है, cos 2x का इंटीग्रल हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, cos 4x का इंटीग्रल हो जाएगा sin 4x डिवाइडेड बाई 4 और साथ में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट मत छोड़िएगा, c जरूर देना है यहाँ पर। अगर c नहीं देते हैं तो मार्क्स आपका कट सकता है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/4 आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ये अंदर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3/8 आ जाएगा, यहाँ पर 3/8x यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/4 sin 2x और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 2 जा 32 यानी कि 1/32 sin 4x। या तो फिर आप कॉमन रख सकते हैं, बाहर ही रख सकते हैं, जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई करना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैं ये जितना भी बता रहा हूँ आप स्टेप को स्किप मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा सारे स्टेप को लिखें, क्योंकि आप अगर स्टेप स्किप करते हैं तो छोटा हो जाएगा, हो सकता है पूरा फुल मार्क्स नहीं मिले। आप 40 में 40 लाना चाहते हैं तो सारे स्टेप को लिखिएगा। और दूसरी चीज़ कि ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए मैं मॉडल क्वेश्चन जो है वो हम लोग 2-3 टीचर मिल करके बनाए हैं और ये मॉडल क्वेश्चन आपके हाथ में सबसे पहले मैं कोशिश किया हूँ कि ये सॉल्यूशन आपके पास पहुँच जाए सबसे पहला। और ये वीडियो मैं पहले ही रिकॉर्ड कर लिया हूँ, लेकिन मैं पहले पब्लिश नहीं कर सकता था जब तक गवर्नमेंट के द्वारा मॉडल सेट को जारी नहीं किया जाता है। तो वीडियो पहले से मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ था, मैं आज पब्लिश किया हूँ। जैसे ही जैक के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जब जारी कर दिया गया मॉडल सेट को तो हम लोग वीडियो को जस्ट पब्लिश मैं कर दिया हूँ, लेकिन वीडियो पहले से मेरा रिकॉर्ड किया हुआ था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ये जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में ये इंटीग्रल है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको i मान लेते हैं, i इक्वल टू x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई यहाँ पर है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग जरूर बताइएगा कि ये मॉडल सेट जो आपके हाथ में 5 मॉडल सेट हम लोग बहुत मेहनत करके बनाए हैं, तो कैसा मॉडल सेट बना हुआ है। अगर कोई फीडबैक होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे हम लोग कोशिश करेंगे उसी तरीके से मॉडल सेट को बनाया जाए। हम लोग टर्म 1 का भी मॉडल सेट बनाए थे, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था, 40 MCQs था। यहाँ पर तो थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़ा है। चलिए, लेकिन हम लोग कोशिश किए हैं कि स्टूडेंट फ्रेंडली हो। और हम लोग गवर्नमेंट को भी जो मीटिंग हुई थी तो उसमें मैं बताया था
कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन मिले बच्चों को, तो इसीलिए वहाँ पर आपको 7 में से 5 का ही जवाब देना है। वेरी शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी ऑप्शन आपको मिल रहा है। वहाँ इंटरनल ऑप्शन की बात किया जा रहा था, लेकिन हम लोग बोले कि नहीं, एनी 5 का ही जवाब रखा जाए, क्योंकि इंटरनल ऑप्शन में मतलब अथवा दिया हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में या तो एक बनाइए, या तो अगर वो नहीं आता है तो दूसरा बनाइए, वहाँ पर और रहता है, उसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ इंटरनल ऑप्शन में आप इंडिपेंडेंट है, कोई भी 5 बना सकते हैं। तो हम लोग आप लोग के लिए कोशिश किए हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सके एग्जामिनेशन में, लेकिन ये तभी संभव है जब आप अभी भी जितना समय बचा हुआ है उसमें आप पूरे मन से पढ़िएगा, तभी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाइएगा। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। साइन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं जेड, साइन इनवर्स एक्स को हम लोग जेड मानते हैं। जेड मान लीजिए, टी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, आप टी भी लिख सकते हैं। साइन इनवर्स को अगर उधर ले जाए तो x का वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्टिव वेरिएबल, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और किसके रिस्पेक्ट में, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्टिव वेरिएबल। यहाँ पर वर्ड होगा रिस्पेक्टिव वेरिएबल, ये आप लिख देते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि स्टेप आपको स्किप करना नहीं है। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो जाएगा 1/√1 - x², और यहाँ पर dx से मल्टीप्लाई करते हैं। t को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, और dt से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 में अगर dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो dt ही रहेगा। तो ये जरूरत है dx डिवाइडेड बाय √1 - x² का, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ। ऑल्सो x का वैल्यू भी निकाल लीजिए। x का वैल्यू क्या होगा, देखिए साइन इनवर्स को अगर उधर ले जाते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा साइन t। अब हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा, देयरफॉर i इक्वल टू, सबसे पहले x का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन t, और फिर साइन इनवर्स x का वैल्यू है t, ये साइन t हो गया, और फिर साइन इनवर्स x का वैल्यू t है, और dx डिवाइडेड बाय √1 - x², dx डिवाइडेड बाय √1 - x² को लिख सकते हैं dt। तो ये हो गया, ये इंटीग्रल है। अब इसी को इंटीग्रेट करना है, तो ये कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बाई पार्ट से करना पड़ेगा। t पहले लिख जाते हैं और फिर बाद में लिखते हैं साइन t और dt। अब बाई पार्ट से कैसे करेंगे इंटीग्रेट, यहाँ पर आइलेट वाला रूल अप्लाई करते हैं। तो आइलेट में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आता है अलजेब्रिक, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक आता है। तो अलजेब्रिक को आपको फर्स्ट मानना है, ट्रिगोनोमेट्रिक को आपको सेकेंड मानना है। इससे आप अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो पहले लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, साइन टी को इंटीग्रेट करेंगे, और फिर आगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन टी को डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है साइन टी को, और दोनों के प्रोडक्ट को फिर से आपको इंटीग्रेट करना है। दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको फिर से इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ पर t रहने देते हैं, और साइन t का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस t। यहाँ पर t का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1, और साइन t का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस t। अब फिर से एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो और एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर माइनस टी कॉस टी ज्यों कहते हो, ये माइनस को बाहर कर देते हैं प्लस, और यहाँ से बचेगा कॉस टी। अब कॉस टी को आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो साइन टी हो जाएगा, और साथ में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर हम लोग को तो टी माना हुआ चीज था ना, एक्चुअली क्वेश्चन तो एक्स के टर्म में था। यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स को टी माने, और साइन टी का वैल्यू एक्स है, तो ये वापस हम लोग साइन टी को एक्स के टर्म में लिखेंगे। क्या है देखिए, साइन इनवर्स एक्स को हम लोग टी माने थे, ये माने थे टी, और साइन टी का वैल्यू क्या है, साइन टी का वैल्यू एक्स है। यहाँ पर एक कॉस टी है, तो कॉस टी का वैल्यू लिखना है, तो पहले इसको हम लोग साइन टी में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉस टी को लिख जाते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और यहाँ पर ये साइन टी रहने दीजिए प्लस सी। अब वैल्यू पुट करते हैं, पहले इसी को हम लोग लिख जाते हैं √, माइनस रहने देते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर टी। साइन स्क्वायर टी का वैल्यू क्या है, x², और फिर t का वैल्यू बाद में पुट करते हैं। t का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x है, और यहाँ पर आप साइन t का वैल्यू पुट कर दीजिए, x है प्लस c। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी इंटीग्रल से है। हम लोग कोशिश किए हैं इंटीग्रल का वेटेज ज़्यादा देने का, और इंटीग्रल के बाद दूसरा वेक्टर अलजेब्रा है, तो वेक्टर अलजेब्रा का फिर वेटेज है। उसके बाद तो फिर सिलेबस से बहुत सारा कट हो गया है, तो इसीलिए उसका वेटेज हम लोग कम किए हैं, लेकिन इंटीग्रल का वेटेज ज़्यादा है। क्वेश्चन देखिए आप 10 नंबर, आप लोग इंटीग्रल जो है वो पूरा पढ़िएगा, पूरी अच्छी तरीके से इंटीग्रल पढ़िएगा। तो 10 नंबर में क्या है, और दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि इंटीग्रल का मैं लाइव सेशन लिया था, तो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया हूं, आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आगे भी और भी जो टॉपिक है वो आपको लाइव सेशन में लेकर के कंप्लीट कर दूं। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आई मान लेते हैं सबसे पहले इस इंटीग्रल को। ये इंटीग्रल है डेफिनेट इंटीग्रल, 1 से 2 तक इंटीग्रेट करना है। किसको करना है, 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ 2x स्क्वायर है, e टू द पावर 2x dx है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये 2x को z मान लीजिए, 2x को z या t मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए मैं z मानता हूँ, एक में t माना था, z भी मान सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला में हम लोग लाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, e टू द पावर x fx प्लस f'(x), इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो इसी फॉर्मूला में लाएंगे। यहाँ पर e टू द पावर x होना चाहिए, जबकि यहाँ पर e टू द पावर 2x है, तो 2x को हटा रहे हैं, 2x की जगह हम लोग z पुट कर दे रहे हैं। तो 2x इक्वल टू z पुट करेंगे, 2 को उधर आप ले जाइए या डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्टिव वेरिएबल। तो 2 रहने देते हैं, x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1, dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, z का 1 और dz हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 2 उधर ले जाएंगे तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 dz हो जाएगा। ऑल्सो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ऑल्सो x का वैल्यू क्या होगा, z डिवाइडेड बाई 2, 2 उधर डिवाइड कर देंगे। मैं इस क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ यहाँ से। अब जरा समझिए, ये लिमिट भी चेंज करना है। लिमिट जब चेंज करेंगे तो जिस समय x का वैल्यू 1 है, 1x इक्वल टू 1, उस समय z का वैल्यू क्या होगा, तो x की जगह 1 पुट करेंगे, z का वैल्यू 2 हो जाएगा। और जिस समय x का वैल्यू 2 है, उस समय z का वैल्यू क्या होगा, तो 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो z का वैल्यू 2 हो गया। अब ये हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर ही लिख जा रहा हूँ, इस फॉर्मूला को मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ये फॉर्मूला तो आप लोग को समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पर ही लिख दे रहा हूँ इसका इंटीग्रल, अब इसका सॉल्यूशन। तो देयरफॉर i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा 1 से जो 2 करना था, 1 से 2, अब ये लिमिट चेंज हो जाएगा, 2 से, सॉरी यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 से 4, क्योंकि z का x का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो z का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो 2 से 4 हो गया ये। और यहाँ पर x का वैल्यू पुट करते हैं, तो x का वैल्यू है क्या, x का वैल्यू z डिवाइडेड बाई 2 है, तो यहाँ पर z और डिवाइडेड बाई जो 2 होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर ही हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस 1/2x स्क्वायर है, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, z स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, z स्क्वायर बाई 4। तो z स्क्वायर और डिवाइडेड बाई जो 4 होगा, 4 को हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, e टू द पावर 2x, 2x की जगह z और dx की जगह हाफ dz है। यहाँ e टू द पावर z और इसके जगह हाफ dz, तो हाफ को बाहर कर दीजिए, वो तो कांस्टेंट है, 1/2 बाहर हो गया। यहाँ पर 2 से 4 तक इंटीग्रेट करना है, ये लिख जाते हैं 2 डिवाइडेड बाई z, और यहाँ पर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको देखिए लिखते हैं प्लस, और ये 2 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, -2 डिवाइडेड बाई z स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं हम लोग। ये अब फिर ऐसा करते हैं, 2 को भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ये 1/2 को तो बाहर कर चुके हैं, 2 को भी कॉमन ले लीजिए, दोनों में 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/2। यहाँ पर क्या बचेगा, 2/z, ये हो जाएगा 1/z, और इसी का यहाँ पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ रहा है -1/z स्क्वायर, और ये हो गया dz। देखिए 1/z का ही डेरिवेटिव होता है -1/z स्क्वायर, तो यहाँ पर आ रहा है, ये 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका आ रहा है 2 से 4 है, ये 2 से 4, इंटीग्रल 2 से 4 है, ये
एक और चीज छूट गया, e टू द पावर z जो लास्ट में लिखा हुआ था वो यहाँ पर हम लोग लिख जाते हैं e टू द पावर z। e टू द पावर z लिखते हैं और इसको मान लेते हैं f ऑफ z और ये हो जाएगा f डैश z, उसी का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर लिख देना पड़ेगा कि वेयर किसको हम लोग माने हैं f ऑफ z, f ऑफ z माने हैं 1/z को। अब इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है, इसका इंटीग्रल e टू द पावर z इंटू एफ जेड हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तो लिखना नहीं है क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, 2 से 4 तक इंटीग्रेट करना है। e टू द पावर z रहने दीजिए और एफ जेड का वैल्यू क्या है 1/z और ये पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर लिमिट हम लोग लिमिट है 2 से 4 तक, तो पहले एक बार अपर लिमिट बैठाएंगे, तो अपर लिमिट बैठाएंगे तो e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 और लोअर लिमिट बैठा दीजिए तो e टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। आप चाहें तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन आएगा e स्क्वायर बाय 2 कॉमन आ जाएगा, तो आप कॉमन लेकर के भी लिख सकते हैं या तो फिर आप यहाँ पर ही आंसर छोड़ सकते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्या है ये जरा देखिए। क्वेश्चन को तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि शायद आप लोग को दिख जाए। क्वेश्चन है लेट ए बी एंड सी, ये 3 वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पर ए दिया हुआ एक वेक्टर, बी और सी। फाइंड ए वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ एंड ए एंड बी एंड सी डॉट डी इक्वल टू 15। क्या कहता है जरा समझिए क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ए बी और सी 3 वेक्टर जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख जाते हैं। वी हैव वेक्टर ए, वेक्टर ए क्या है आई कैप प्लस 4j कैप, यहाँ पर है 4j कैप प्लस 2k कैप, ये हो गया वेक्टर ए। फिर एक वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर बी क्या है, बी है 3i कैप, यहाँ पर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, और एक और वेक्टर दिया हुआ है सी दिया हुआ है, तो वेक्टर सी इक्वल टू एंड वेक्टर सी क्या है, ये है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, ये है। अब करना क्या है, एक वेक्टर d निकालना, ऐसा निकालना जो a और b दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, a पर भी और b पर भी। तो सबसे पहला आप क्या कीजिए, d को हम लोग अपने से मान लेते हैं एक वेक्टर ऐसा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ये मान लीजिए d वेक्टर निकालना है। ये x y z का वैल्यू अगर निकाल लिए तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, उससे d निकल जाएगा। तो ये एक वेक्टर हम लोग सपोज कर लिए। अब क्वेश्चन कहता है कि d जो है वो परपेंडिकुलर है a पर, क्वेश्चन में लिखा हुआ कि d जो है वो a पर परपेंडिकुलर है, तो d परपेंडिकुलर है a पर, इंप्लाइज 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर रहे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्यों, क्योंकि d a पर परपेंडिकुलर है। अब जरा समझिए, यहाँ पर सबसे पहले d का वैल्यू लिख जाइए। d का वैल्यू क्या है, xi कैप माने हैं प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ये तो d का बात हो गया। और डॉट a का भी वैल्यू हम लोग लिखे हुए हैं, a का वैल्यू यही है, तो i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट है 0। और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, i j k का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर 1 है तो x आ जाएगा, यहाँ पर 4 है और ये y है तो ये 4y हो गया, और यहाँ पर 2 है और यहाँ z है तो 2z हो गया, और इक्वलिटी 0। एक इक्वेशन बन गया, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 कर दिए। फिर आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि d जो है वो b पर भी परपेंडिकुलर है। फाइंड ए वेक्टर d विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b पर भी परपेंडिकुलर है, तो b पर परपेंडिकुलर है तो वहां से भी हम लोग का एक इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि x y z निकालना है। एक इक्वेशन तो बन गया, 3 इक्वेशन बनेगा, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके x y z निकाल लेंगे। देखिए अब आगे अगेन यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, अगेन d जो है वो परपेंडिकुलर है b वेक्टर पर भी, ये इस पर भी परपेंडिकुलर है, इंप्लाइज जब 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है 0। फिर d का वैल्यू लिख जाते हैं, d का वैल्यू लिखेंगे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और यहाँ पर डॉट b का वैल्यू हम लोग को पता है, b का वैल्यू है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, ये हो गया। अब उसके बाद ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3x माइनस 2y और प्लस 7z,
ये हो जाएगा और इक्वल टू 0, एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। फिर एक और चीज़ दिया हुआ है कि C डॉट डी इक्वल टू 15, तो मैं अब इसको हटा दे रहा हूँ। C डॉट डी यहाँ पर लास्टली एक और चीज़ दिया हुआ है, लास्टली C डॉट डी इक्वल टू 15 दिया हुआ है। तो इम्प्लाइज C का वैल्यू क्या है, मैं एक बार पीछे जा रहा हूँ। C का वैल्यू है 2i माइनस जे प्लस 4k, 2i माइनस जे प्लस 4k, 2i है माइनस जे प्लस 4k, ये हो गया आपका C का वैल्यू। और D तो हम लोग जो माने थे, D क्या माने थे, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ये माने थे हम लोग D का वैल्यू, और इक्वल टू क्या है 15। तो यहाँ से हम लोग लिख जाते हैं इम्प्लाइज इक्वेशन बन जाएगा 2x, यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस वाई, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 4z इक्वल टू 15। यही 3 इक्वेशन हो गया हम लोग के पास में 2, 3, 4, और यही तीनों को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कई तरीका है सॉल्व करने का, उसमें से मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 2 और 3 को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक्स वाई जेड का एक अननोन के टर्म में वैल्यू निकाल लीजिए और वो यहाँ पर पुट कर देंगे। कैसे काम करेंगे जरा समझिए। हम लोग 2 और 3 को लिखते हैं, मैं एक बार 2 को और 3 को एक साथ लिख देता हूँ। फ्रॉम या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किस में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 एंड 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 एंड 3 वी हैव, एक बार मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2 और 3 ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। x प्लस 4y प्लस 2z है, x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। और 3 में क्या है, 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल टू 0, ये है आपका 3। यही दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। जस्ट 1 मिनट, हाँ कैसे करते हैं जरा समझिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे हम लोग z। अब उसके नीचे क्या लिखना है जरा समझिए। x के नीचे जो लिखना है उसके लिए इसको छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पर y के साथ बढ़ेंगे आगे। 4 इंटू 7, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 7 28 आ जाएगा, और माइनस इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 हो जाएगा। तो माइनस खुद होता है और यहाँ पर -4 है। फिर y के साथ क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, y वाला टर्म को छोड़ देंगे। उसके बाद लिखेंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, जरा समझिए। 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6, और -7 इंटू 1 यहाँ हो जाएगा 7। फिर z को हटा देंगे, 1 इंटू -2 और -4 3 जा 12 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लाइज x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपका आ जाएगा 32, यहाँ हो जाएगा y डिवाइडेड बाय -1, और यहाँ हो जाएगा z डिवाइडेड बाय -14। इसको हम लोग मान लेते हैं k, यहाँ लिख देते हैं हम लोग से, मान लिए ये। तो इम्प्लाइज x का वैल्यू क्या होगा, ये और ये दोनों इक्वल है, x बाय 32 इक्वल टू k, ये 32 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, x का वैल्यू हो जाएगा 32k। फिर y बाय -1 इक्वल टू k है, तो y का वैल्यू हो जाएगा -k, और z का वैल्यू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके -14k आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम लोग 5 में पुट कर देंगे, देखिए 4 में पुट कर देंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 इम्प्लाइज, या आप ऐसा लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x y z इन 4 वी गेट, ऐसा भी लिख सकते हैं या सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 2 रहने देते हैं, और x का वैल्यू कितना है 32k। फिर आगे है -y, तो y का वैल्यू है -k। फिर आगे है 4z, z का वैल्यू है -14k है, और इक्वल टू है क्या, इधर है 15 आपका। तो चलिए अब देखिए ये क्या होगा, यहाँ पर जरा समझिए। इम्प्लाइज यहाँ हो जाएगा 64k, यहाँ पर माइनस प्लस के, और यहाँ पर हो जाएगा -4 4 जा 16, यहाँ 56k आएगा, इक्वल टू 15 आया। ये 15 आ गया, यानी कि 65 में 56k सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9k इक्वल टू 15, और ये उधर डिवाइड कर देंगे, 9 ही आ रहा है ना, 64 + 1 65, हाँ 9k आ रहा है। k का वैल्यू हो जाएगा
15 डिवाइडेड बाय 9, जो 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 5/3। अब एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 इंटू के का वैल्यू क्या है 5/3, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 यानी कि 160/3। फिर y निकाल लीजिए, y क्या हो जाएगा, y का वैल्यू है -k, तो -5 डिवाइडेड बाय 3, और z का वैल्यू क्या हो जाएगा, z का वैल्यू -14 इंटू के है, -14 इंटू के यानी 5/3, तो ये हो जाएगा 70, -70 आ रहा है, -70 डिवाइडेड बाय 3। अब हम लोग को डी वेक्टर निकालना, तो याद कीजिए डी वेक्टर कैसे निकलेगा, देयरफॉर वेक्टर डी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही माने थे हम लोग। तो x का वैल्यू कितना है 160 डिवाइडेड बाय 3 आई कैप प्लस y का वैल्यू क्या है माइनस में है -5/3 जे कैप, और z का वैल्यू -70 है, -70/3 के कैप। ये हो जाएगा आंसर। एक्चुअली ये जो एनसीईआरटी बुक में यहाँ पर शायद आंसर मिस्टेक है, -70/3 होना चाहिए, जबकि वो +70/3 है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद अगर ठीक होगा तो ठीक, नहीं तो फिर ये -70/3 होगा, वहाँ पर वो प्लस लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। यहाँ पर दो लाइन दिया हुआ है और ये वेक्टर इक्वेशन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ गिवन लाइंस। ये एक लाइन दिया हुआ है, वेक्टर इक्वेशन लिखा हुआ है, ये दूसरा लाइन दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस। ये दोनों लाइन के बीच का एंगल जो है वो हम लोग थीटा सपोज कर लेते हैं। एक्चुअली जो लाइन का इक्वेशन होता है आर इक्वल टू, ये इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी, ये एक लाइन का इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन। तो ये जो लाइन है वो एक ऐसे पॉइंट से पास करता है जिसका पोजीशन वेक्टर ए होता है, ये इस पॉइंट से पास करता है, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बता रहा है, और ये लाइन जो है वो वेक्टर बी के पैरेलल होता है। ये जो बी लिखा हुआ है इस लाइन जो है वो इस वेक्टर के पैरेलल होता है, बी वेक्टर के पैरेलल होता है। तो यहाँ पर r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी के फॉर्म में, मतलब इस वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा ये लाइन, और ये जो लाइन है वो r इक्वल टू ए प्लस म्यू बी के फॉर्म में है, तो ये इस वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सिंस लाइन, यहाँ पर या ऐसा लिखते हैं लेट लाइन्स, ये जो लाइन है लाइन 1 and 2 are parallel to vector b1 and b2 रिस्पेक्टिवली। ये मान लिए b1 और b2 के पैरेलल है रिस्पेक्टिवली, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ रिस्पेक्टिवली को। तो ये b1 और b2 के पैरेलल है, तो देयरफॉर b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर b1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, और b2 इक्वल टू क्या होगा, b2 जो है वो ये वाला जो वेक्टर है इसके पैरेलल हो जाएगा 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप, ये हो गया। तो मान लिए हैं कि ये जो लाइन है वो b1 और b2 वेक्टर के पैरेलल है, तो b1 और b2 का वैल्यू इक्वेशन देख करके हम लोग लिख लिए। अब दोनों के बीच के एंगल को थीटा माने हैं, तो कैसे निकलता है एंगल थीटा ये समझिए। तो देयरफॉर कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, जस्ट 1 मिनट, हाँ, कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है b1 वेक्टर डॉट वेक्टर b2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर b1 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b2, ये फॉर्मूला है। अब देखिए b1 और b2 का वैल्यू पुट कर देंगे। b1 का वैल्यू है i माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, और डॉट b2 का वैल्यू है 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर इसका मॉडुलस है। तो मॉडुलस कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पर मॉडुलस, ये 1 का स्क्वायर फिर -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर 9, -5 का होल स्क्वायर करेंगे 25, और -4 का होल स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा।
अब ये कैलकुलेशन कर लीजिए। पहले तो ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, यहाँ जो कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ पर 3 है तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पर कोएफिशिएंट है -1 और यहाँ पर कोएफिशिएंट है आपका -5, फिर यहाँ पर कोएफिशिएंट है -2 और उसके साथ कोएफिशिएंट है -4। ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 4, 1, 5 और रूट अंडर 6 आ रहा है ये, और वो कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 6 + 5 11, 11 और 9, ये हो गया 20 और 2, 1, 3, 2, 5 रूट अंडर 50 आ रहा है ये आपका। अब देख लीजिए ऊपर क्या आता है, तो ऊपर आ रहा है 3, यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस 3 + 5 और यहाँ हो जाएगा आपका प्लस में 4, 2 = 8। यहाँ पर आप अगर इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लगता है कुछ मिस्टेक तो नहीं किया हम लोग, आंसर तो सही लिखे हैं। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन I-J, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका रूट अंडर 6 है, तो रूट अंडर 6 को रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर रूट अंडर 50 को लिख सकते हैं 5 रूट अंडर 2, यहाँ पर 5 इंटू रूट अंडर 2। ये ऊपर आ रहा है आपका 5, 3, 8, 16 आ रहा है, और नीचे कितना आ रहा है √2 इंटू √2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 √3 आ रहा है। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 से कैंसिल होगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 8। तो ये कितना आया आपका, आ रहा है 8 डिवाइडेड बाय 5 √3। ये किसका वैल्यू निकल गया, cos थीटा का वैल्यू निकला है। थीटा हम लोग को निकालना है, तो थीटा क्या हो जाएगा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 8 डिवाइडेड बाय 5 √3। ये आंसर हो जाएगा। यही दोनों लाइन के बीच का एंगल निकल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 14 नंबर है। ये सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन, सॉरी सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर सेक्शन सी स्टार्ट होता है, जिसमें से 5 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है ये जरा समझिएगा ध्यान से। प्रोबेबिलिटी का सवाल है। ये क्या कहता है, थोड़ा सा मैं इसको लार्ज कर देता हूँ और आपके बुक में भी, आपके हाथ में जो अगर मॉडल सेट है उसको भी देखिएगा। एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और ए गर्ल। अगर किसी फैमिली में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे का लड़का होना या लड़की होना दोनों इक्वल प्रोबेबिलिटी का होता है। इक्वली लाइकली चांसेज है, ये या तो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकता है, 50-50% है चांस। तो यहाँ पर इक्वली लाइकली इवेंट्स है बॉय होने का और गर्ल होने का। इफ़ ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, अगर किसी फैमिली में 2 चिल्ड्रन है तो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। दोनों चिल्ड्रन गर्ल्स हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, जबकि गिवन दैट यहाँ दिया हुआ है। एक पहला में लिखा हुआ है द यंगेस्ट इज ए गर्ल और दूसरा है एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल। जरा समझिएगा। सबसे पहला तो किसी फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, तो 2 जो चिल्ड्रन है वो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है जरा समझिए। यहाँ पर मैं लिखा हूँ लेट BI एंड GI स्टैंड फॉर ith चाइल्ड बी ए बॉय एंड ए गर्ल। मान लीजिए पहला बच्चा जो है, 2 बच्चा है तो पहला जब जन्म लिया होगा तो वो बॉय हो उसको B1 मानेंगे। अगर दूसरा बच्चा की बात करें, दूसरा बच्चा बॉय होगा तो उसको B2 मानेंगे। अगर दूसरा बच्चा बॉय हो सकता है दोनों बॉय हो, तो पहला बॉय हो और दूसरा भी बॉय हो, दोनों लड़का हो, तो पहला लड़का है उसको B1, दूसरा लड़का है B2। अगर पहला गर्ल है, पहला लड़की है तो उसको G1 और दूसरा भी अगर लड़की है तो उसको G2 मान लेंगे। तो ये 1, 2 बता रहा है कि कौन सा बच्चा क्या है। अगर 1 लिखा हुआ मतलब वो फर्स्ट बता रहा है, 2 लिखा हुआ मतलब सेकेंड, G लिखा हुआ मतलब गर्ल और B लिखा हुआ है मतलब बॉय। B2 लिख रहे हैं मतलब सेकेंड बच्चा जो है वो बॉय है। अगर B1 लिख रहे हैं मतलब फर्स्ट बच्चा बॉय है। तो यहाँ पर BI और GI स्टैंड फॉर ith चाइल्ड बी ए बॉय एंड ए गर्ल रिस्पेक्टिवली। देन द सिंपल स्पेस, अब सिंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। देन द सिंपल स्पेस ऐसे इज गिवन बाय, सिंपल स्पेस ऐसा हो सकता है, देखिए दोनों बॉय, B1 भी, फर्स्ट बच्चा भी बॉय, सेकेंड बच्चा भी बॉय। हो सकता है फर्स्ट बच्चा जो है, फर्स्ट चिल्ड्रन बॉय हो और सेकेंड गर्ल हो, तो सेकेंड गर्ल है तो G2 लिखेंगे। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट गर्ल हो यानी कि G1 मतलब फर्स्ट जो है वो गर्ल है और सेकेंड जो है वो बॉय है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों गर्ल हो, G1 और G2। ये क्वेश्चन समझने वाला है, ध्यान से समझिएगा।
ये टोटल चार पॉसिबिलिटी हो सकता है, सिंपल स्पेस में 4 एलिमेंट हो सकता है। इस तरीके से 2 बच्चा है उस फैमिली में, तो पहला बच्चा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, लड़का लड़की, तो दोनों हो सकता है लड़का हो, या पहला लड़का दूसरा लड़की, या पहला लड़की दूसरा लड़का, या दोनों लड़की हो सकती है। तो अब सवाल ये है कि दोनों लड़की हो, इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है, जबकि दिया हुआ है कि द यंगेस्ट इज ए गर्ल, यानी कि जो छोटा बच्चा है वो गर्ल है, तो दोनों गर्ल होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। और फिर एक सवाल और भी है, एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, दोनों में से एक गर्ल है, ये पहले से हम लोग को पता है कि दोनों 2 बच्चा में से एक जो है वो गर्ल है, तो दोनों गर्ल हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ये सिंपल स्पेस तो हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग इवेंट के बारे में लिखते हैं। यहाँ पर 3 तरह का इवेंट को हम लोग कंसिडर करेंगे। यहाँ लिखते हैं लेट अस कंसिडर फॉलोइंग इवेंट, लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। कुछ इवेंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, अगर प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो फॉलोइंग इवेंट, सबसे पहला ए मानते हैं दोनों लड़की होने का। यहाँ पर ए इक्वल टू, ये हम लोग सपोज कर लेते हैं बोथ द चिल्ड्रंस आर गर्ल, बोथ द चिल्ड्रंस आर गर्ल, ये दोनों लड़की हो, चिल्ड्रन आर गर्ल्स, तो दोनों लड़की हो, इसका हम लोग मान लिए इस घटना को ए। बी मानते हैं द यंगेस्ट इज ए गर्ल, द यंगेस्ट चिल्ड्रन, यंगेस्ट चाइल्ड इज ए गर्ल, जो सबसे छोटा है, चाइल्ड इज ए गर्ल, सबसे छोटा है वो गर्ल हो, इस घटना को हम लोग मान लिए बी। एक और तीसरी घटना हम लोग क्या लेते हैं जरा समझिएगा। तीसरी घटना एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, सी मानते हैं ऐसा लिखते हैं हम लोग एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज ए गर्ल, ये एक गर्ल हो, कम से कम एक गर्ल हो, उस घटना को हम लोग सी मान लें, एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज ए गर्ल। अब सवाल ये है, एक घटना का प्रोबेबिलिटी निकालना है, बोथ द चिल्ड्रन आर गर्ल, दोनों गर्ल हो, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना, जबकि एक बार ये घटना घट चुका है, यानी कि यंगेस्ट चाइल्ड इज ए गर्ल, और एक बार ये घटना घट चुका है, यानी कि एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज ए गर्ल। मतलब क्या निकालना है हम लोग को, एक बार पी ए बाई बी निकालना है, और एक बार निकालना है पी ए बाई सी निकालना है, यही निकालना है। पी ए बाई बी का मतलब क्या हुआ, ए घटना घटने का प्रोबेबिलिटी, जबकि बी घटना ऑलरेडी घट चुका है, मतलब दोनों बच्चा जो है वो लड़की हो, इसका प्रोबेबिलिटी, जबकि सबसे छोटा वाला लड़की है, ये पहले से पता है, यहाँ पर लिखा हुआ द यंगेस्ट चाइल्ड इज ए गर्ल। और पी ए बाई सी का मतलब हो गया दोनों गर्ल हो, जबकि सी घटना घट चुका है, मतलब एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज ए गर्ल, ये दिया हुआ है। तो अब चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर मैं आगे बता रहा हूँ। सबसे पहले ए में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, पहले ए के बारे में हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देयरफॉर ए में क्या होगा, ए में कहता है दोनों लड़की होना चाहिए, मतलब पहला भी लड़की और दूसरा भी लड़का, G1 G2 यही होगा ए का, यानी कि इसमें एक एलिमेंट आ गया, G1 G2 मतलब एक एलिमेंट है। बी में कहता है कि द यंगेस्ट चाइल्ड इज ए गर्ल, जो सबसे छोटा है वो गर्ल है, तो जो सबसे छोटा है मतलब सेकेंड वाला गर्ल है, तो B1 G2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे छोटा जो है वो गर्ल है, ये बड़ा क्या है, 2 बच्चा है तो उसमें से एक छोटा है एक बड़ा है, तो बड़ा क्या है वो नहीं पता है, लेकिन छोटा जो है वो गर्ल है। तो बड़ा भी ऐसा हो सकता है कि बड़ा बॉय भी हो सकता है, बड़ा गर्ल भी हो सकता है, सो बड़ा बच्चा घर में है वो बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी, तो ऐसा हो सकता है G1 G2 भी हो सकता है इससे इवेंट में। देखिए सेकेंड तो गर्ल ही है ना, छोटा वाला तो गर्ल ही है, और फर्स्ट वाला बॉय भी हो सकता है या फिर गर्ल भी हो सकता है। और सी जो है, सी कैसा इवेंट है यहाँ पर, एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, एटलीस्ट 1 गर्ल, इसमें भी है कम से कम एक, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर कम से कम एक कर है, मतलब एक से अधिक भी हो सकता है, तो ये और ये तीनों एलिमेंट आ जाएगा इसमें। B1 G2 भी आ जाएगा, G1 B2 भी आ जाएगा, और क्या आएगा, G1 G2 भी आ जाएगा, ये तीनों आ जाएगा यहाँ पर। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो निकालना है, तो इसके लिए हम लोग A इंटरसेक्शन B निकाल लेते हैं। A इंटरसेक्शन B में कितना एलिमेंट है यहाँ पर, ये दोनों में अगर कॉमन एलिमेंट की बात करेंगे तो G1 G2 ही आएगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा कॉमन। अगर A इंटरसेक्शन C की बात करेंगे तो ये इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा,
ए और सी में कॉमन एलिमेंट बस एक ही है, G1 G2। ये G1 G2 एक है, दो मत समझ लीजिएगा ये। अब यहाँ पर हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, ये पी ए इंटरसेक्शन बी का। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का कैसे निकलेगा, ये पी ए इंटरसेक्शन बी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सिंपल स्पेस। तो सिंपल स्पेस में तो 4 एलिमेंट है, तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो एक ही एलिमेंट है। अगर इसकी बात करें पी ए इंटरसेक्शन सी का, तो ए इंटरसेक्शन सी का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सिंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें है 1 और सिंपल स्पेस में है 4 एलिमेंट। फिर आप निकाल लीजिए, जरूरत पड़ेगा बी का भी प्रोबेबिलिटी और सी का भी प्रोबेबिलिटी। तो बी का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सिंपल स्पेस। तो बी में कितना एलिमेंट है, देखिए बी में आपका 2 एलिमेंट है और सिंपल स्पेस में 4 एलिमेंट था, तो 1/2 हो जाएगा। फिर हम लोग निकाल लेते हैं एक पी बाई सी भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट सी भी निकाल लेते हैं। तो ये कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सिंपल स्पेस। सी में आपका 3 एलिमेंट है और सिंपल स्पेस में आपका 4 एलिमेंट है, तो 3/4 हो गया। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है। पहला सवाल जो है, पहला सवाल में लिखेंगे यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, ये निकालना है आपका पी ए बाई बी। दोनों लड़की हो जबकि बी घटना घट चुका है, यंगेस्ट जो है वो गर्ल है, तो इसी का निकालना है। तो ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी, ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना निकाले हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी है आपका 1/4 और यहाँ पर पी बी निकाले हुए हैं, पी बी का वैल्यू है 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 1/2। फिर दूसरा जो निकालना था, दूसरा में निकालना था कि दोनों लड़की हो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, जबकि एटलीस्ट 1 गर्ल है। तो दोनों लड़की हो यानी कि ए घटना घटने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ए घटना घटने का प्रोबेबिलिटी, जबकि एटलीस्ट 1 गर्ल है, मतलब सी इवेंट हो चुका है। तो यहाँ पर भी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय पी सी। अब पी ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन सी निकला हुआ है, ये है 1/4 और डिवाइडेड बाय पी सी क्या है, पी सी है 3/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ रहा है 1/3, ये आंसर हो जाएगा। तो दोनों निकल गया। इस तरीके से हम लोग अभी तक 14 क्वेश्चन बना चुके हैं। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं सेक्शन सी जो 5 क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा और कोशिश करता हूं, देखता हूं, अगर एक वीडियो में एक मॉडल सेट कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर वीडियो का साइज़ बहुत लंबा होता है तो उसको मैं 2 पार्ट में कर दूंगा। लेकिन मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आपको वीडियो भी अवेलेबल करवा रहे हैं और इसका PDF वगैरह भी दे रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और ये मॉडल सेट का अगर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरा टर्म 1 का भी सारा मॉडल सेट मेरे चैनल पर मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन आप वहां से उसको देख सकते हैं, क्योंकि आपको दोनों टर्म का एग्ज़ाम देना है, तो इसीलिए मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। और 1 महीना अभी आज से अगर देखा जाए तो 1 महीना ही टाइम है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसीलिए कोशिश कीजिए। मार्च 4th वीक में, 3rd या 4th वीक में जो एग्ज़ाम होने वाला है, डेट तो जल्दी ही आ जाएगा, तो आप कोशिश कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का। और चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट सेक्शन सी का लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।